नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इन दिनों प्रदेश में पेंशन का मुद्दा खूब उछल रहा है। एक तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की बात करें या इनेलो पार्टी की बात करें तो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने पेंशन को लेकर कुछ पाबंदियां लगा दी है, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से अपना स्पष्टीकरण जो है वो जनता के सामने पेश कर दिया है। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी गौरव सिंह हमारे साथ हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके श्रोताओं को भी सबको मेरी राम राम। गौरव जी, अगर बात करें तो आपकी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि सरकार जो है पेंशन काट रही है, 3 लाख से जिनकी ज्यादा आय है उनकी पेंशन काट रही है, लेकिन सरकार ने कहा कि ये इनेलो के और कांग्रेस के राज से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, मैं तो बड़ा ये बेतुका बयान सा सुना था सीएम साहब का। वो एक जगह कह रहे थे कि कोई पेंशन नहीं कटी है, बल्कि 74,000 से ज्यादा लोगों की, हमारे बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है। आप किसी भी गांव में जाइए, अपना आप एक इंडिपेंडेंट होकर आप जाइए और उनसे पूछिए, आपको बहुत सारे बुजुर्ग निकलेंगे। तो मेरे को तो बड़ा अजीब सा बयान लगा जब उन्होंने पेंशन कटी। आप सरेआम झूठ कैसे बोल सकते हो? लेकिन उन्होंने एक तरफ ये भी कहा है कि 1992 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10,000 रुपए थी लिमिट, 10,000 से ज्यादा की जिनके पास आमदनी थी, वार्षिक आमदनी, उनकी पेंशन कट रही थी। जब 2000 में आप लोगों की सरकार बनी, उस वक्त चौटाला साहब ने 10,000 रुपए लिमिट रखी। 2012 में 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई थी और हमने 3 लाख रुपए की है। तो इसमें नई बात क्या है? देखिए, ये पुराने समय में हमें ले जाना चाहते हैं। ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है। कुल मिला के अब आप देखिए, चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान स्वरूप इस पेंशन को शुरू किया था 100 रुपए से, ताकि घर में कोई अपनी बेटी आए, अपने पोते पोती आए, उनको देने के लिए। अपने गांव में कहते हैं बेटा चीज ही ले ले, उसके हिसाब से कोई 10 रुपए 20 रुपए बुजुर्ग अपने बच्चों को बांटता था। तो एक सम्मान स्वरूप की पेंशन थी। आज उन्होंने उसको आय से जोड़ दिया। अब जब खासकर कब दिक्कत आई, जब पीछे जब फसलें बिकी हैं तो उस टाइम जो खाते में पैसे आए हैं, इन्होंने उसको सारी को आमदनी मान लिया। आमदनी मतलब प्रॉफिट। इन्होंने ये तो देखा नहीं उस फसल को आने में उसमें खर्चा कितना निकला है। ये तो ये देख लिया, हाँ जी 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए इनको प्रॉफिट आ लिया और बुजुर्गों की पेंशन काट दी। और लोग देखते रह गए। ना इन्होंने बताया, ना इन्होंने मापदंड तैयार करे कि हम इस तरीके से काटेंगे। एकदम से फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन वही तो मैं बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये कह रहे कि तो इनेलो के टाइम से, कांग्रेस के टाइम से होता है, हमने नया क्या किया इसमें? कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से पेंशन आई है जी। बल्कि कांग्रेस में तो उस टाइम भजनलाल जी के टाइम में 5 एकड़ की लिमिटेशन लगा दी थी। उस टाइम एक बार इसको काटने की कोशिश करी गई थी, फिर इनेलो ने संघर्ष किया तो फिर उसको बहाल किया। तो ये तो बेतुकी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई तर्क ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। अब इनेलो के क्या कदम उठाएगी अपना? 20 तारीख को हम लाव लश्कर के खिलाफ पंचकुला आ रहे हैं और सरकार को एक वार्निंग देंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो एक बड़ा आंदोलन आप देखिए हरियाणा स्टेट में चलेगा। क्या घेराव भी होगा विधानसभा का उस दिन? बिल्कुल होगा जी। चौधरी अभय सिंह जी ने आदेश दिया है कि बुजुर्गों के सम्मान में जो कुछ बन सकता है, पार्टी से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो कुछ बन सकता है हम करेंगे। एक दूसरी बात, एक सरकार ने जिस तरीके से कि लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की थी, सरकार ने 21 रुपए देने की बात कही थी। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम 1,011 रुपए देंगे और बाकी के जो है FD कराएंगे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी योजनाएं ये शुरू करी थी, ये सारे चुनाव के आसपास करी थी, तो उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। अब अलग अलग ढकोसले देने लग गए कि अब हम इतना करेंगे, अब वो करेंगे। उसका जो ब्याज जाएगा वो कौन खाएगा? वो कंपनी खाएगी, सरकार खाएगी, कौन क्या करेगा? उसके की जो उपभोक्ता, जो अपना जो जिनको बेनिफिट होना है, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको तो फायदा होना नहीं। तो ये घुमाए फिराए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। गौरव जी, एक बात जो है अक्सर सबके दिमाग में आती है कि आप लोग जो है, सरकार बीजेपी की है और आप बीजेपी के खिलाफ न बोलकर ज्यादातर आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या बीजेपी के साथ कोई सेटिंग है? अब पेंशन के लेके हम धरना करने जा रहे हैं, घेराव करने जा रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? ये तो भाजपा के खिलाफ है। पीछे जो HPSC में जो भर्तियां नहीं हुई, उसके खिलाफ अर्जुन जी ने ज्ञापन दिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जा जाके, और युवा सम्मेलन में HPSC के जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज उठाई। वो किसके खिलाफ थी? हमेशा भाजपा है। ये तो जो कांग्रेस वाले हैं, ये तो बल्कि मैं आपको कहता हूं, ये भाजपा के A टीम बन के खड़े हो गए हैं। तो पिछली बार आप आपके पापा झज्जर में बैठे हैं, यहाँ तो सरकार आई रही थी कांग्रेस की, क्या रहा फिर? उस टाइम इन्होंने जो सीटें बांटी, जो अंदर मिली भगत करी बीजेपी के साथ, और बीजेपी को थाली में सौंप दिया आपने सरकार। ये मिले जुले हैं। सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है अभय सिंह जी चौटाला के लीडरशिप में जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन मिले, जब यहाँ के लोग, जज्जर की हम बात करें तो जब यहाँ के लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो अब सपोर्ट में आपके जिला अध्यक्ष खड़े होते हैं। नहीं, इसका मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे पास सबूत भी हैं बाकायदा उसके। नहीं, वो मेरे संज्ञान में नहीं है कि
कोई भी इसके सपोर्ट में बोला मेरे को लगता नहीं, बाकी मेरे संज्ञान में नहीं। कानून की बात करें प्रदेश में तो जिसे लगातार लोगों को धमकियां मिल रही हैं, रवि सिंह जी को धमकियां मिली हैं, तो क्या कहेंगे इस पर लेकर आप? देखिए, मैं देख रहा था कई जगह तो बल्कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपके शराब के ठेके की बोली भी नहीं हो पाई, क्योंकि बदमाशों ने धमकियां दी। ऐसे पीछे हिसार में एक शराब के ठेकेदार थे, उनको गोली मारी थी, वो ये काम ही छोड़ गए। हांसी में अगर आप अपना लोकल सर्वे करवाएंगे तो बहुत सारे व्यापारी मिलेंगे जो लगातार फिरौतियां दे रहे हैं। सरकार बिल्कुल विफल है, कोई लेना देना नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि एक तो बच्चों को रोजगार नहीं है। इन्होंने सरकारी नौकरियों का जो एक बच्चे का सपना होता था, युवाओं का सपना होता था, वो सपना ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो युवा हताश होकर बैठा है, मानसिक रूप से परेशान है, और क्राइम की तरफ एक इजी मनी, एक आसान पैसा दिखता है तो उस तरफ वो जा रहा है। लेकिन जब आप लोग क्राइम की बात करते हैं तो अक्सर आप लोगों को आरोप लगते हैं कि आप अपनी सरकार में जाकिए कि ये आप लोगों के समय में तो रोहतक से जेल से सरकार चलती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बनावटी बातें हैं ये तो, बदनाम करने वाली बातें हैं। क्योंकि कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके, सरकार भी कई बार इस तरह के बयान आरोप लगा चुकी है कि आप लोगों के जो जेल सरकारें चली हैं। नहीं, तो सरकार की क्या मंशा नहीं है क्राइम पर रोक लगाने की, या सरकार विफल इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मंशा ही नहीं है मेरे ख्याल से उनके लिए। ये जो मुद्दा है कानून व्यवस्था, मेरे को लगता है ये उनके लिए कोई गंभीर बात है ही नहीं। उनको ये लग रहा है कि ठीक है, चल रहा है तो चलने दो, वरना मजाल है एक भी अगर जो क्रिमिनल है वो पनप जाए, अगर सरकार स्ट्रिक्ट हो जाए तो संभव ही नहीं है जी। चौधरी साहब ने एक बयान दिया था कि मुझे एक दिन का सीएम बनाओ, तो आप लोगों की तो लंबे समय में सरकार रह चुकी, तो क्या प्लानिंग थी ऐसा करने की कि एक दिन में आप क्या बदल दोगे हरियाणा में सिस्टम? देखिए, बहुत कुछ हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। अगर एक थाने का एसएचओ चाहे तो उसके एरिया में बहुत कुछ हो सकता है। अब सीएम तो बहुत बड़े लेवल की बात है। तो एक मंशा चाहिए, एक सकारात्मक मंशा चाहिए स्टेट के लिए, जो आज की सरकार में नहीं है। नकारात्मक रूप से चल रहे हैं, जातियों में हमें डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके की स्कीम चला देते हैं जो कि धरातल पे कभी आती नहीं है। तो चूक कहाँ हो रही है सरकार से, कहां पर कमी देखते हैं आप? सारी चूक है, अफसरशाही भारी है। आज आप किसी मंत्री से, किसी विधायक से बात कर लो, भाई चल किसकी रही है, तो ये ही इनको नहीं पता कि चल किसकी रही है। मुख्यमंत्री की नहीं चल रही, बार बार ये स्टेटमेंट आ जाती है, बार बार लोग जब जाते, एक आम जो एक भावना बन गई है कि जो मुख्यमंत्री है वो डमी है, इनको अफसर चला रहे हैं। तो आज यही नहीं पता कि सरकार चला कौन रहा है। सीएम साहब ने कहा था कि मैं तो फुल फ्लैग काम कर रहा हूं, जब अभय जी ने कहा था कि डमी सीएम है तो उन्होंने कहा था फुल फ्लैग काम है। अब कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं डमी हूं, तो वो तो कहेंगे कि भाई मैं तो सब कुछ हूं, इस स्टेट का मैं ही चौधरी हूं, लेकिन सबको पता है वो नहीं है, आज अफसर चला रहे हैं। क्या किसी और का भी हाथ है इसके पीछे? सब आरएसएस का हाथ है। आप कहीं भी चले जाओ, हर मंत्री के साथ एक सरकारी पीए, उसके साथ एक आरएसएस का आदमी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आरएसएस भारी है। आप किसी भी संस्था में चले जाओ, आरएसएस भारी है। हर जगह इन्होंने आरएसएस को डाल दिया है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है और जिनकी नकारात्मक मानसिकता है और स्टेट को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। गौरव जी, अगर बात करें तो संगठन को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं कि इनेलो पार्टी मजबूत हो, फिर से जो है सत्ता में आ सके, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारा ऊपर से लेकर धरातल तक संगठन बना हुआ है, उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। और जो नए नए जो फीडबैक आते हैं कार्यकर्ताओं के, जो लास्ट के छोर में जो कार्यकर्ता खड़ा है, वो भी जो सुझाव देता है वो इस पार्टी में मान्य है, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, लेकिन अभी टाइम काफी लंबा है। 2029 के लिए क्या कुछ आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है अभी तक? हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक हम चल रहे हैं। जहां मद्दा है वहां हमारा जो कार्यकर्ता है गांव गांव घर घर पहुंच रहा है और अपनी बात रख रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि 29 में आप मुकाबले में आएंगे? मुकाबले में थोड़ी ना सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। और एक आज जो अभय जी के परिवार की तरफ से रोहतक में प्लाट लिया गया है, तो क्या हम ये मान लें कि अब जो राजनीति है वो रोहतक से घूमेगी? हर जगह से घूमेगी, सिर्फ रोहतक से थोड़ी ना, हिसार से भी घूमेगी, सिरसा से भी घूमेगी, ये झज्जर से घूमेगी, यमुनानगर से घूमेगी, सब जगह से चलेगी। तो चलिए, ये थे गौरव जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि संगठन काफी मजबूत है और 2029 में वो सत्ता में वापसी करेंगे। गौरव जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।